हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 11 की जो आपकी इलेक्टिव बुक है जिसका नाम है वोवन वर्ड्स, उसका ऐसे नंबर 6 और उसका नाम है द स्टोरी। इस ऐसे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, समरीज, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। और आज मैं कवर करने वाली हूँ इस ऐसे के MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन गिवन रहेगा और उसके 4 ऑप्शंस गिवन है और आपको जो लगता है जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको करना है एक टिक मार्क। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। हु इज द ऑथर ऑफ द एसे द स्टोरी? तो जो आपका ऐसे है जिसका नाम है द स्टोरी, उसके ऑथर कौन है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए बर्ट्रैंड रूसेल, ऑप्शन बी G.N. डेवी, ऑप्शन सी E.M. फॉस्टर या ऑप्शन डी जॉन रस्किन। तो हमने क्लियरली चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, स्टोरी, सब कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर सब कवर कर लिया है। और जिसने मेरे वीडियोस देखे होंगे वो ये इजीली 1 मिनट के अंदर, मतलब विद इन 5 सेकेंड्स आंसर कर देगा। सो ऑप्शन नंबर सी E.M. फॉस्टर इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, in the story the 1001 Arabian Nights, what was शेरज़ाद's wish? अभी जो आपका ऐसे है द स्टोरी, इसके अंदर एक छोटी सी और स्टोरी दी हुई है एक बॉक्स के अंदर और उस स्टोरी का नाम है द 1001 अरेबियन नाइट्स। और उसमें एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम है शेरज़ाद। ये एक यंग गर्ल है जिसके फादर एक किंग के अंडर, एक राजा के अंडर काम करते हैं और एक वजीर है, एक छोटे से मिनिस्टर है। तो उस स्टोरी में शेरज़ाद की विश यानी इच्छा क्या थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। टू मैरी अ पेक्यूलियर किंग, उसको उस पेक्यूलियर किंग, पेक्यूलियर यानी स्ट्रेंज, अजीब व गरीब किंग से शादी करनी थी, मैरी करनी थी, जिसके अंडर उसके फादर वजीर थे। टू रन अवे फ्रॉम द कैसल, एक कैसल इस महल में जहां वो रहती थी उसको वहां से भागना था। टू किल द किंग, उसकी इच्छा थी कि मैं किंग को किल कर दूं यानी मार डालूं। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव यानी ऊपर से कोई ऑप्शन नहीं। तो मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। स्टोरी ये थी कि शेरज़ाद एक यंग गर्ल थी जिसके फादर वजीर थे और एक पेक्यूलियर, एक बहुत ही अजीबोगरीब किंग के अंडर काम करते थे। जो किंग था वो बहुत अजीब था, आए दिन डेली बेसिस पे शादी करता था अलग अलग लड़कियों से और उनकी फर्स्ट नाइट होने के बाद वो सुबह बीहेड कर देता था उस क्वीन को, यानी उसका सर धड़ से अलग करके उसको किल कर देता था। अब शेरज़ाद की इच्छा रखी उसने फादर से, विश रखी कि मुझे तो इस पेक्यूलियर स्ट्रेंज किंग से ही शादी करनी है। लेकिन उसने शेरज़ाद को मारा नहीं, क्योंकि शेरज़ाद उसको हर रात एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देती थी और सुबह जैसे ही सनराइज होता था, जैसे ही सूरज की पहली किरण आती थी, शेरज़ाद उस बीच मोमेंट पे ही सो जाती थी। तो किंग क्या होता था, किंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस, बहुत जानने के इच्छुक होता था कि अब अगली स्टोरी में आगे क्या होगा। इस वजह से वो शेरज़ाद को मारता ही नहीं था ताकि वो कंटिन्यूएशन में स्टोरी सुने अगले दिन। और ऐसे अलग अलग नई नई स्टोरी सुना के शेरज़ाद ने अपनी जान बचाई रखी और तब तक स्टोरी सुनाती रही जब तक किंग ने उसको ऑफिशियली अपनी क्वीन के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर लिया। और उसके बाद से उसने किसी और दूसरी लड़की से शादी भी नहीं करी और शेरज़ाद को किल भी नहीं किया। तो जो शेरज़ाद की इच्छा थी वो थी टू मैरी अ पेक्यूलियर, एक अजीब व गरीब किंग से शादी करना था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ अ नॉवल? एक जो नॉवल होती है, एक जो उपन्यास होती है, जो नॉवल होती है, उसका बेसिक एस्पेक्ट, जो फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है? बेसिक चीज़ क्या होती है नॉवल में? ऑप्शंस हैं इट्स कैरेक्टर्स, जो अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग लोग जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या वो होते हैं बेसिक चीज़ एक नॉवल में? इट्स स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट, एक नॉवल का बेसिक एस्पेक्ट क्या होता है? उसकी स्टोरी। अगर एक नॉवल आप पढ़ रहे हो और आपको कोई स्टोरी ही नहीं मिल रही, कुछ भी रैंडम चीज़ें लिखी हुई हैं, तो क्या आप उस नॉवल को पढ़ेंगे? ऑफकोर्स नहीं पढ़ेंगे, फेंक देंगे, साइड में रख देंगे। ओके, तो एक नॉवल का जो सबसे बेसिक एस्पेक्ट होता है वो उसका स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट होता है कि नॉवल एटलीस्ट आपको क्या टेल कर पाए, क्या बता पाए, वो स्टोरी जो उसके अंदर छुपी हुई है। तो ये एक राइट ऑप्शन है। और ऑप्शन देखते हैं, इट्स राइटर, जिस राइटर ने वो नॉवल लिखी है या जिस नॉवेलिस्ट ने
वो नॉवल लिखी है, वो बेसिक एस्पेक्ट है। अरे भाई किसी ने भी लिखी हो, स्टोरी जब तक नहीं होगी नॉवल में, कोई क्यों ही पढ़ लेगा आपका नॉवल, तो ये भी नहीं होगा। और कैरेक्टर्स भी तभी होंगे जब कोई स्टोरी, कोई कहानी होगी। कोई कहानी नहीं होगी तो आप रैंडमली क्या कैरेक्टर्स बताओगे कि हाँ इसने ये बोला, इसने वो बोला, कुछ भी तो हम लिख नहीं सकते ना। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही ऑप्शंस तो नहीं। ये सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट ज़रूर हैं कि राइटर अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर्स अच्छे होने चाहिए, किस लोकेशन के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो, क्या स्टोरी है, लेकिन जो सबसे बेसिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक नॉवल लिखने का, वो है स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट। स्टोरी नहीं, नॉवल नहीं, स्टोरी है तो नॉवल है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, what did the first person answer to the question what does a novel do? तो इस ऐसे में एक क्वेश्चन पूछा ऑथर ने 3 लोगों से। क्वेश्चन था what does a novel do? एक इंसान से भी यही क्वेश्चन पूछा कि भाई नॉवल क्या करती है, दूसरे से भी यही सवाल पूछा कि what does a novel do? नॉवल क्या करती है, और तीसरे इंसान से भी यही पूछा, और तीनों ने अलग अलग जवाब दिए। तो जो फर्स्ट पर्सन था, जो पहला इंसान था जिससे ऑथर ने सवाल पूछा था कि व्हाट डज अ नॉवल डू, नॉवल क्या करती है, तो उसका क्या आंसर था, उसका क्या जवाब था। ऑप्शंस है, अ नॉवल इज अ नॉवल, उसने बोल दिया था नॉवल, नॉवल तो नॉवल होती है, क्या करेगी नॉवल, तो ये चीज़ उसने बोली थी। अ नॉवल टेल्स अ स्टोरी, और उसने ये भी आंसर दिया था कि नॉवल तो नॉवल होती है, और नॉवल टेल्स अ स्टोरी, नॉवल वही होती है जो स्टोरी बताती है, जो स्टोरी कोई नहीं बताती, कोई कहानी नहीं बताती, यानी कि वो नॉवल नहीं होती, तो ये भी चीज़ उसने बोली थी। और नॉवल डज नथिंग, नॉवल कुछ नहीं करती, बस नॉवल तो नॉवल होती है, तो ऐसा फर्स्ट पर्सन ने आंसर नहीं किया था। उसको नॉलेज था कि नॉवल क्या होती है, तो उसने बोला था नॉवल तो नॉवल होती है, और बेसिकली नॉवल वो होती है जो कोई स्टोरी सुनाए। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए एंड बी और ऑप्शन ए एंड बी दोनों, तो यस ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है, which means option number D is the right option to this question. Next, what are the different factors which the third speaker wants other than storytelling factor of a novel? तो ये जो क्वेश्चन पूछा था ऑथर ने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन से कि व्हाट डज अ नॉवल डू, तो जो थर्ड पर्सन था, जो थर्ड स्पीकर था जिसने आंसर दिया था, तो उसने तो बोला था कि ठीक है कि स्टोरी टेलिंग फैक्टर होता है एक नॉवल में, लेकिन इसके अलावा एडिशनल और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए नॉवल में, वो बताओ कि क्या बताई थी इस थर्ड स्पीकर में। तो थर्ड स्पीकर ने ये तो बोला था कि स्टोरी टेलिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा ये चीज़ें भी एक्स्ट्रा एडिशनल होनी चाहिए एक नॉवल में। तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें क्या हैं, ये डिफरेंट फैक्टर्स और क्या हैं। तो ऑप्शंस है मेलोडी, उसने कहा था नॉवल पढ़ते वक्त मेलोडी का यानी म्यूजिक का एहसास होना चाहिए, तो यस ये एक फैक्टर उसने कहा था। परसेप्शन ऑफ ट्रूथ, यानी आपको किसी ट्रूथ, किसी सच्चाई की परसेप्शन, अनुभूति हो कि हाँ ये सच्चाई है, ऐसा ही होता है, तो यस उसने ये चीज़ भी बोली थी कि ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में ज़रूर पता चले। नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, जो फैक्ट्स, जो सच्चाई है, यानी जो चीज़ें ज़िंदगी में लाइफ में कभी बदल नहीं सकती, उनके बारे में नॉलेज और ज्ञान एक नॉवल को देना चाहिए स्टोरी के अलावा भी, तो यस ये भी इसने कहा था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें थर्ड स्पीकर ने बोली थी कि भाई ये तीनों चीज़ें स्टोरी टेलिंग के अलावा होनी चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर अ स्टोरी रन्स लाइक अ डैश, जो हमारे ऑथर है उनके हिसाब से जो एक स्टोरी होती है, जो एक कहानी होती है, वो किस जैसे रन करती है, यानी जैसे हम स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शुरू से लेके एंड तक वो कैसे चलती है, कैसे। तो ऑप्शंस हैं, उन्होंने कहा था एक हार्ट, एक दिल की तरह चलती है, किडनी, एक स्टोरी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक तो वो किडनी की तरह चलती है, वो बैकबोन की तरह चलती है, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसकी तरह चलती है, ये ऑप्शन नंबर डी आपके ब्रेन, आपके दिमाग की तरह चलती है एक स्टोरी जब हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो क्लियरली आपके बुक में, आपके चैप्टर में लिखा हुआ है कि अ स्टोरी रन्स लाइक अ बैकबोन, यानी एक जो स्टोरी जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी जैसे चलती है। क्यों बोला ऐसा?
आई एम नॉट अ गुड ड्राइंग पर्सन, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। एक रीढ़ की हड्डी कुछ इस तरीके से होती है और बीच में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, जो वर्टिब्रेज होते हैं उसके, वो कुछ ऐसे कुछ छोटे बड़े ऐसे ऐसे, समथिंग लाइक दिस। तो उन्होंने रीढ़ की हड्डी यानी दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड, बोले तो बैकबोन, ठीक। तो उन्होंने इसीलिए बोला कि एक स्पाइनल कॉर्ड जैसी होती है, एक बैकबोन जैसी होती है स्टोरी, क्योंकि एक बैकबोन का ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है, यानी रीढ़ की हड्डी यहाँ से शुरू होती है और आपके टेल बोन तक जाती है, तो एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है। एक स्टोरी का भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक उसका एंड पॉइंट होता है। और जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आपकी बैकबोन होती है, ये छोटे छोटे बोन्स से मिलके बनती है, छोटी बोन्स कुछ बड़ी बोन्स, बहुत सारी छोटी छोटी वर्टिब्रेज यानी बड़ी एंड छोटी बोन्स को मिलके एक पूरी बैकबोन बनती है यानी रीढ़ की हड्डी। तो स्टोरी बैकबोन की तरह होती है, यानी उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका एंड पॉइंट भी होता है, यानी स्टोरी की एंडिंग भी होती है और बीच में छोटे छोटे इंस्टेंसेस, एग्जाम्पल्स, अलग अलग कैरेक्टर्स के डायलॉग्स, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब मिलके एक स्टोरी बनती है। तो एक नॉवेल की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, उसकी स्टोरी ही होती है। एक नॉवेल में जैसे हमारा शरीर हमारे बैकबोन के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही नॉवेल स्टोरी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कहानी होगी तब जाके वो पूरी नॉवेल जो किताब है एग्जिस्ट करेगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, बैकबोन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Next, the primitive audience, after being tired, only kept awake by dash. अब primitive का मतलब समझो olden, olden या ancient, पुराने ज़माने के जो ऑडियंस होती थी, जो पुराने ज़माने के लोग बैठकर जो कहानियाँ सुनते थे, जैसे कि अर्ली मैन, जो सबसे पहले अर्ली मैन थे वो भी कहानियाँ सुनते थे, पूरे दिन हंटिंग करते थे और एनिमल्स को मारते थे और उसको पका के रात में खाते थे। फिर जब पूरे दिन की मेहनत करके थक के वो रात में बैठते थे तो आग जला के और उसके साइड में घेरा बना के बैठते थे स्टोरी सुनने के लिए। तो उस टाइम का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि जो वो ओल्डन अर्ली मैन ज़माने वाली जो ऑडियंस थी, जो स्टोरी कहानियाँ सुना करती थी, आफ्टर बीइंग टायर्ड, जब पूरे दिन के थक जाते थे, वो सिर्फ अवेक क्यों जगे रहते थे एंड तक स्टोरी में, स्टोरी सुनते थे और एंड तक जगे ही रहते थे, बीच में से सो नहीं जाते थे थक के, क्योंकि पूरे दिन के टायर्ड तो थे, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उनको आंखें खोल के जगाए रखती थी स्टोरी में। वो क्या ऐसा फैक्टर था जिस वजह से अर्ली मैन पूरे दिन का थका हुआ रात में सोता नहीं था, लेकिन स्टोरी सुनते वक्त एंड तक जगता था। क्या ऐसी चीज़ थी स्टोरी में जो अर्ली मैन को या फिर ओल्डन टाइम की जो ऑडियंस थी ये उनको जगाए रखती थी। ऑप्शंस हैं, फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अर्ली मैन को जंगली जानवरों का डर था इसलिए वो स्टोरी में एंड तक जगा रहता था, तो ऐसा तो कुछ नहीं, बल्कि जंगली जानवरों को तो वो खुद हंट करता था यानी उनका शिकार करता था। सस्पेंस, इस पर ध्यान दीजिए आप। किसी स्टोरी में जब सस्पेंस होता है कि अब फिर ऐसा हुआ था, फिर दरवाजे में अंदर घुसे, फिर अंदर कोई बैठा था, वो व्यक्ति कौन था, तो इस तरीके के जो सस्पेंस फैक्टर्स होते हैं वो इंसान को बांध के रखते हैं एक स्टोरी से। अगर इंसान क्यूरियस नहीं होगा, जानने की इच्छा नहीं होगा कि अरे आगे क्या होगा स्टोरी में, तो वो बुक पढ़ेगा ही नहीं, वो बोर हो जाएगा, बुक को साइड कर देगा। लेकिन जब तक मैं क्यूरियस हूँ, सस्पेंस फैक्टर है कि आगे क्या होगा स्टोरी में, तब तक मैं वो बुक एंड तक पढ़ती रहूँगी, तब जब तक मुझे सस्पेंस का राज जो है वो खुल नहीं जाएगा। तो यही होता था उनकी स्टोरीज में, वो सस्पेंस की वजह से थकी हारी हालत में भी जागे रहते थे। इंजॉयमेंट, क्या उनको बहुत मज़ा आता था, तो मज़ा क्यों आता था, मज़ा उनको सस्पेंस फैक्टर की वजह से ही आता था। इंटरटेनमेंट, उनको फन क्यों लगता था स्टोरी, क्योंकि उसमें सस्पेंस फैक्टर था, वो एंजॉय करते थे वो सस्पेंस वाली चीज़ को, तभी एंड तक सुनते थे, नहीं तो थकी हारी हालत में कहानी सुनते सुनते तो इंसान सो ही जाए। लेकिन उनको क्या चीज़ अवेक रखती थी, क्या चीज़ उनको जगाए रखती थी, ये सस्पेंस फैक्टर, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टायरेंट। टायरेंट आपके वर्ड, ये जो टायरेंट वर्ड है आपके ऐसे में आया है, तो इसका मीनिंग आपको गेस करना और बताना है। ऑप्शंस हैं, अ वाइज किंग, एक बहुत समझदार किंग जो राजा होता है उसको टायरेंट कहते हैं, नॉट एट ऑल।
अ पावरफुल किंग, एक किंग जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत ताकतवर है, क्या उसको टायरेंट कहते हैं? नो। अ जस्ट किंग, जस्ट यानी जो सबके साथ जस्ट करता है, जस्टिस करता है यानी न्याय करता है, तो अ जस्ट किंग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टायरेंट? नो। अ क्रूअल किंग यानी बहुत ईविल, जो बहुत बेरहम होता है, वो क्रूअल किंग जो सबको मारता है, उनकी बॉडी से ब्लड निकालना चाहता है, उसे हम कहते हैं टायरेंट, एंड इट इज अ क्रूअल किंग। जो शेरजाद का हस्बैंड किंग था वो एक टायरेंट ही था, उसको वो कैसे कंट्रोल में, कैसे काबू में लाई? स्टोरी सुना सुना के और सस्पेंस क्रिएट कर करके। सो ऑप्शन नंबर डी, अ क्रूअल किंग, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम डिड शेरजाद स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ द स्टोरी? तो शेरजाद वही लड़की है थी जिसको उस पेक्यूलियर अजीबोगरीब किंग से शादी करनी थी। तो एट व्हाट टाइम, जब शेरजाद स्टोरी सुनाती थी किंग को, तो सुनाते सुनाते ऐसे कौन से पॉइंट पे रुक जाती थी किंग को? स्टोरी सुनाते सुनाते बिल्कुल मिडिल में, कहानी के बीच में ही रुक जाती थी। तो किंग क्या करता था? फर्स्ट नाइट स्पेंड करने के बाद सुबह होते ही अपनी वाइफ को मार देता था, उसको गला उसका निकाल देता था, कट कर देता था, बीहेड कर देता था अपनी क्वीन को। तो वो रात में उसको स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती थी, और जैसे ही सनराइज होता था, जैसे ही सूरज की पहली किरण होती थी, वो बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल जिस पॉइंट पे भी होती थी स्टोरी में, वहां पे बिल्कुल साइलेंट हो जाती थी, बिल्कुल चुप और सो जाती थी। तो किंग क्या होता था? बहुत क्यूरियस हो जाता था कि अरे कहानी में आगे क्या होगा, इस वजह से वो उसको मारता नहीं था और अगले दिन, अगली रात का वेट करता था। तो जब सनराइज, सूरज की पहली किरण होती थी, उस वक्त पे वो एकदम चुप हो जाती थी। तो एट सनराइज, ऑप्शन बी ए में ही हमको सही ऑप्शन मिल गया। सनसेट यानी सूर्य अस्त होता था, उस टाइम पे नहीं। इन द इवनिंग, शाम के समय पे नहीं। एट नाइट, रात के समय में चुप होती थी नहीं, रात के समय में तो वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती थी, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, a dash is a narrative of events arranged in their time sequence. एक डैश क्या होती है? एक ऐसी नरेटिव होती है इवेंट्स की जिसको अरेंज किया जाता है उसके टाइम सीक्वेंस में। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस है नॉवेल, पोम, स्टोरी या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है एक स्टोरी की, और ये क्लियरली आपकी ऐसे में आपको गिवन भी है कि एक स्टोरी, A story is a narrative of events arranged in a time sequence. समझिए इस डेफिनेशन को। एक स्टोरी वो नरेटिव है, यानी किसी के मुंह जबानी आपको सुनाई गई वो कहानी है जिसको अरेंज करा गया उसके इवेंट्स द्वारा। हर स्टोरी में इवेंट्स होती है, यानी पहली कोई चीज़ होती है, फिर उसके यानी पहले राजा रानी मिले, फिर उसके बाद उनकी शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर एक वॉर हुई। तो एक के बाद एक जो इवेंट हुआ टाइम सीक्वेंस में, यानी सही टाइम पे, कि पहले वो लोग मिले थे, फिर इस उम्र में उनकी शादी हुई, फिर इस उम्र में बच्चे हुए, फिर इस उम्र में उनके बच्चों की शादी हुई। तो स्टोरी क्या है? एक मुंह जबानी किसी के द्वारा आपको सुनाई गई कहानी जिसमें इवेंट्स, जो अलग अलग चीजें हुई, उसको अरेंज किया गया एक के बाद एक करेक्ट टाइम सीक्वेंस में, यानी जिस वक्त जो चीज हुई पहले वो, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर आखिरी में क्या हुआ, एंड में। तो इसी चीज को हम स्टोरी कहते हैं। नॉवेल के अंदर स्टोरी होती है, नॉवेल एक बड़ी सी किताब होती है जिसके अंदर स्टोरी होती है, तो नॉवेल नहीं हो सकता ये, नॉवेल के अंदर ये स्टोरी होती है। पोम यानी कविता, कविता तो कोई इवेंट्स नहीं होते उसमें, कविता में तो अलग अलग सार होते हैं, अलग अलग स्टैंजाज होते हैं जिसमें हिडन मीनिंग्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं बेसिकली। ओके, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आवर डेली लाइफ इज कंपोज्ड ऑफ डैश एंड डैश। तो ऑथर के अकॉर्डिंग हमारी जो डेली लाइफ है, जो रोजमर्रा की लाइफ है, वो कंपोज्ड है, यानी किन दो चीजों से मिलके बनी है? डैश एंड डैश। तो वो क्या दो चीजें जिनसे मिलके हमारी डेली लाइफ बनी है? तो ऑप्शंस हैं ए स्पेस एंड टाइम, बी टाइम एंड वैल्यू, सी वैल्यू एंड मनी, या डी मनी एंड स्पेस। अब क्लियरली आपके चैप्टर में, आपके ऐसे में दिया गया है कि टाइम एंड वैल्यू ही वो दो चीजें हैं जिनसे मिलके आपकी डेली लाइफ बनी हुई है।
अब टाइम एंड वैल्यू का मतलब समझते हैं। टाइम का मतलब किस टाइम पर आपको क्या चीज करनी है, आप डेली लाइफ में वो सोच के चलते हो। इस वक्त खाना है, इस वक्त सोना है, इस वक्त पढ़ना है, इस वक्त वॉक करने जाना है, जो भी है सही टाइम पे हमें करना है। और दूसरी चीज होती है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ इट होना। क्या ये चीज वर्थ इट है, क्या ये चीज हमारे यूज की है, काम की है। अगर मैं 6 बजे वॉक करने जाऊं तो इसमें मेरा टाइम एस्पेक्ट आ गया, लेकिन वैल्यू मैं बताऊंगी कि क्या मैं 6 से 7 अगर 1 घंटा वॉक करूंगी तो क्या ये वर्थ इट है, क्या ये मेरी चीज़ यूज़ की है। अगर 1 घंटा वॉक करूंगी तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, इससे मुझे ये बेनिफिट होगा, मेरा वेट कंट्रोल में रहेगा, मुझे भूख अच्छी लगेगी, हेल्थ मेरी प्रॉपर रहेगी, स्वेटिंग होगी तो टॉक्सिन्स निकलेंगे बॉडी से। तो जब भी आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में जो भी करते हो, 2 एस्पेक्ट ज़रूर देखते हो कि आप जो काम कर रहे हो वो किस टाइम पे कर रहे हो, और जो भी कर रहे हो क्या उसकी कोई वैल्यू है, क्या वर्थ इट है, क्या ये करके आपको बेनिफिट कुछ मिल रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे 6 बजे लेक्चर देने आई हूँ तो ठीक है, मैं 6 से 8 लेक्चर देने आई हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या इसकी कोई वैल्यू है कि अगर मुझे लेक्चर देके क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलना है, मुझे सैलरी मिलनी है, मुझे सारे स्टूडेंट्स का प्यार मिल रहा है, तो मुझे ये वैल्यू पता चलेगी तभी मैं वो काम करूँगी। अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या मैं यहाँ पे लेक्चर देने आऊँगी, नहीं आऊँगी देने। यस, तो लाइफ में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वैल्यू और एक टाइम और एक वैल्यू। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, according to the author, which words were not to be ignored while converting lectures into essays? अब जब आप ये ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लास्ट में एक नोट मिलेगा। नोट में बताया गया है कि सो एंड सो कॉलेज में कुछ लेक्चर्स हुए थे, प्रोफेसर ने कुछ लेक्चर्स दिए थे, वो लेक्चर इतने अच्छे थे कि उस लेक्चर को कन्वर्ट करा इस ऐसे में जिसका नाम है द स्टोरी। तो आप जो ये द स्टोरी पढ़ रहे हैं पूरी, ये एग्जैक्टली किसी के मुंह से दिया गया एक लेक्चर था जो इतना अच्छा था कि इसको एक ऐसे फॉर्म में, एक निबंध फॉर्म में कन्वर्ट करके आज हमारे सिलेबस में है तो हम पढ़ रहे हैं। तो ऑथर के अकॉर्डिंग कुछ शब्द ऐसे थे, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनको लेक्चर में से इग्नोर नहीं किया गया, यानी उनको साइड में नहीं रखा गया कि चलो यार ये इतना बड़ा लेक्चर है, इस लेक्चर में से जो कुछ कुछ वर्ड्स अनइम्पॉर्टेंट लग रहे हैं इनको हटा देते और फिर कन्वर्ट करते हैं इसको ऐसे में। तो ऐसा नहीं किया उन्होंने। ऑथर ने एक एक वर्ड जो प्रोफेसर ने मुंह से निकाला था लेक्चर में, उन सारे शब्दों को इस ऐसे में इंक्लूड किया है, कुछ भी उसको इग्नोर नहीं किया है। तो जब कन्वर्ट हुआ था लेक्चर से ऐसे में तो एक भी वर्ड इंक्लूड नहीं हुआ था। तो वो कौन से वर्ड्स थे जिनको इग्नोर नहीं किया गया? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए आई, यू, वन, ये ऑप्शन नंबर बी वी, ऑफ कोर्स, क्यूरियसली इनफ, ये ऑप्शन नंबर सी ओनली इमेजिन, कल्पना करिए, सो टू स्पीक यानी बोलने के लिए मैं ये बात बोलता हूँ, ये ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्या ये सारे ही वो शब्द थे जिनको हमारे ऑथर ने इग्नोर नहीं किया while converting it from lectures to the essays? तो yes, ये सारे ही वो words थे। That means option number D, all of the above is the right option to this question. So children, here we come to the end of this session. I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए which is magnetbrains.com। जैसे ही वहाँ जाएंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आएगा, वहाँ अलग अलग ऑप्शंस हैं, CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल आपको CBSE इंग्लिश मीडियम का वीडियो देखना है तो आप इस पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपके सामने इंग्लिश वुमेन वर्ड्स का एक अलग से ऑप्शन है। अगर आपको इसके वीडियोस देखने तो इस ऑप्शन पे क्लिक करिए एंड क्लिक करते ही मेरे सारे लिस्ट ऑफ वीडियोस आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो देखना है तो आप इस पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा रहे हैं। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।